आइए सीधे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम 1206 से 1320 ईस्वी तक के उस हैरतअंगेज दौर को एक्सप्लोर करेंगे जहां सैन्य गुलामी की एक बेहद अनोखी प्रणाली ने 114 सालों के भारी उलटफेर के बाद एक ऐसी ताकतवर और केंद्रीकृत सल्तनत का रूप ले लिया जिसे हिलाना नामुमकिन लगता था। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के शुरुआती और सबसे निर्णायक दौर की। आज के इस सफर में हमारा ध्यान मुख्यतः दो वंशों गुलाम और खलजी वंश पर रहेगा। हम अलग अलग पड़ावों से होते हुए ये समझेंगे कि इस एब्सोल्यूट कंट्रोल को बनाया कैसे गया और आखिरकार ये कैसे बिखर गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी राइज ऑफ द स्लेव किंग्स। इस विशाल साम्राज्य की नींव को समझने के लिए हमें इनके संस्थापकों की बेहद असाधारण शुरुआत को जानना होगा। अब ये जो बंदागान का कॉन्सेप्ट है ना, ये सच में बेहद दिलचस्प है। दरअसल ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष गुलाम। लेकिन सोचिए जरा, ये कोई आम गुलामी नहीं थी। ये दर्शाता है कि कैसे गुलामी की ये कड़ियां सिर्फ योग्यता और वफादारी के दम पर आगे चलकर पूर्ण शाही सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन गई। 1206 का साल एक सच्चा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मूल रूप से मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, उसने राजगद्दी संभाली। और इसी दिन के साथ भारत में आधिकारिक तौर पर सुल्तानों के युग का आगाज हुआ। एक गुलाम का सुल्तान बनना सच में एक ऐतिहासिक पल था, जहां से गुलाम वंश शुरू हुआ। ऐबक ने अपनी शासन की शुरुआत में इतनी असाधारण उदारता दिखाई कि लोग उसे लख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहने लगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उसने दिल्ली के बजाय अपना शासन लाहौर से चलाया। लेकिन उसका अंत काफी अचानक हुआ। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब आते हैं दूसरे दौर पर, कंसोलिडेशन एंड ब्रोकन ट्रेडिशंस। चलिए देखते हैं कैसे अगली पीढ़ी के शासकों ने इस साम्राज्य को मजबूत किया और पुरानी सामाजिक परंपराओं की धज्जियां उड़ा दी। कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि इस सल्तनत के वक्त और विकास का एक बेहतरीन विजुअल सबूत है। इसकी नींव ऐबक ने 1199 में रखी, उसके बाद इसका विस्तार इल्तुतमिश ने किया और यहाँ तक कि आगे चलकर बिजली गिरने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत भी करवाई। अलग अलग शासकों का योगदान इस एक धरोहर में जुड़ा हुआ है। अगर ऐबक ने नींव रखी तो इल्तुतमिश इस सल्तनत का असली आर्किटेक्ट था। उसी ने आखिरकार राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जैसे शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, साथ ही इक्ता प्रणाली शुरू की और सबसे महत्वपूर्ण 40 तुर्क सरदारों का एक बेहद शक्तिशाली संगठन बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी कहते थे। ये सच में एक शानदार प्रशासनिक मशीनरी थी। और यहाँ से कहानी एक बेहद ड्रामेटिक मोड़ लेती है। इल्तुतमिश के बाद आई रज़िया सुल्तान। उन्होंने गहराई तक जड़ी उन पितृसत्तात्मक परंपराओं को सीधे तौर पर चुनौती दी। पर्दा प्रथा को छोड़कर उन्होंने दरबार में पुरुषों की तरह चोगा और कुलह यानी टोपी पहनना शुरू किया। सोचकर देखिए, ये पहली बार था जब दिल्ली की बागडोर एक मुस्लिम महिला ने इतने खुलेआम संभाली थी। लेकिन उनका एक फैसला भारी पड़ गया। रज़िया ने एक गैर तुर्क मलिक जमालुद्दीन याकूत को एक ऊंचे सैन्य पद पर बिठा दिया। ये सीधे तौर पर तुर्की अमीरों के वर्चस्व को चुनौती थी। हालांकि ये एक निडर कदम था, लेकिन इसने राजनैतिक संतुलन को हिला दिया। एक भयंकर विद्रोह हुआ जिसका अंत 1240 में की हत्या के रूप में निकला। रज़िया की मौत के बाद अफरा तफरी मच गई। ऐसे में सल्तनत को बचाए रखने के लिए शक्ति के एक कठोर प्रदर्शन की जरूरत थी। ये ले जाता है हमें तीसरे हिस्से पर, ब्लड, आयरन एंड ऑर्डर। बलबन ने सत्ता में आते ही एक बेहद खौफनाक नीति अपनाई, लोह एवं रक्त यानी ब्लड एंड आयरन। बलबन ने उसी चहलगानी समूह को जड़ से उखाड़ फेंका जिसने कभी उसे ताकत दी थी। मकसद बिल्कुल साफ था, सत्ता पर पूर्ण एकाधिकार। कोई भी सुल्तान के आदेश को चुनौती देने की हिम्मत ना करे।
ममलूक शासकों के दौर का अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें तो फर्क साफ नजर आता है। ध्यान दीजिए कैसे शुरुआत में ऐबक अमीरों के साथ सह अस्तित्व या मिलजुल कर शासन कर रहा था, लेकिन बलबन तक आते आते माहौल पूरी तरह बदल गया। दरबार में सिजदा यानी घुटने टेकना और पाइबोज यानी कदम चूमना जैसे कठोर नियम लागू कर दिए गए ताकि सुल्तान का खौफ सबके दिलों में बैठ जाए। यहाँ मामलुक युग का अंत होता है और सल्तनत की कहानी लेती है एक नया बेहद उग्र रूप। शुरू होती है द खलजी रेवोल्यूशन, एक नया वंश जिसका सिर्फ एक ही जुनून था और वो था अभिनव विस्तार। इस टाइमलाइन में अलाउद्दीन खलजी का निर्मम उत्थान साफ दिखता है। 1290 में जलालुद्दीन खलजी ने गुलाम वंश का अंत किया, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी थी कि 1296 में अलाउद्दीन ने राजगद्दी पाने के लिए अपने ही चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। सत्ता में आते ही अलाउद्दीन ने खुद को सिकंदर-इस-सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया। ये दिखाता है कि उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। अपने विस्तारवादी इरादों को पूरा करने के लिए, खासकर मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत की विजय के लिए, अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना बनाई। इसे परफेक्ट मिलिट्री मशीन बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए। सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू हुआ। घोड़ों को दागने की प्रथा यानी दाग और सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा को पूरी सख्ती से लागू किया गया ताकि कोई घोटाला ना हो। अब आते हैं अगले हिस्से पर, टोटल कंट्रोल एंड डिफेंस। देखिए, इस स्टार की इतनी विशाल मिलिट्री मशीन को चलाते रहने के लिए एक उतना ही रूथलेस आर्थिक इंजन चाहिए होता है, और अलाउद्दीन ने यही बनाया। उसने एक ऐसी बाजार नियंत्रण प्रणाली का चक्रव्यूह रचा जहां उसके गुप्तचर हर एक चीज पर नजर रखते थे। बेईमानी रोकने का नियम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर कोई व्यापारी अनाज कम तौलता तो आदेश था कि उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली थी, जहां सारी मुफ्त और इनाम की जमीनें छीनकर वापस सीधे सुल्तान के अधीन खालसा भूमि में बदल दी गईं। किसानों पर आर्थिक बोझ की बात करें तो वो अलग ही लेवल पर था। खराज यानी भूमि कर को बढ़ाकर सीधे उपज का 50% कर दिया गया, और युद्ध में लूटे गए धन यानी खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर सीधा 75% हो गया। ये एक बेहद भारी एक्सट्रैक्शन था जो सिर्फ और सिर्फ उस विशाल सेना का पेट भरने के लिए था। लेकिन इन सभी कठोर बात एक बहुत बड़ा मकसद छिपा था। इस कठोर नियंत्रण ने दिल्ली को एक ऐसी अभेद्य ढाल में बदल दिया जिसने 1297 से 1306 के बीच लगातार हुए 6 भयंकर मंगोल आक्रमणों को पछाड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। अब हम इस ऐतिहासिक कहानी के आखिरी और सबसे हैरान करने वाले चैप्टर हैं, कल्चरल जीनत एंड सडन फॉल। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। सबसे बड़ा आयरनी देखिए, एक ऐसी कठोर तानाशाही और लौह नियंत्रण के बीच भी संस्कृति और कला बिल्कुल अपने चरम पर फली फूली। मिसाल के तौर पर तूतीय हिंद आमिर खुसरो, उन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। ये साफ दर्शाता है कि कठोर से कठोर शासन में भी उच्च कोटि की कला उबाल मार सकती है। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के तुरंत बाद ये अपराजय ढांचा ताश के पत्तों की तरह दह गया। उसका उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी बिल्कुल पागलपन का शिकार हो गया। इतिहासकार बरानी के मुताबिक वो कभी-कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ने लगता था। आखिरकार उसके वजीर ने उसकी हत्या कर दी, और इसके साथ ही 1320 में इतना ताकतवर खलजी वंश हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। और ये कहानी हमें इस गहरे ऐतिहासिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा साम्राज्य जो बाहरी दुनिया के सबसे खतरनाक मंगोल्स को धूल चटा देता है, जो बाजार के एक एक अनाज के दाने पर पूरा नियंत्रण रखता है, वो आखिर अंदर की अफरा तफरी और पागलपन के आगे रातों रात कैसे ढेर हो गया। ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना है। आज दिल्ली सल्तनत के अंतिम 200 वर्षों के उस बेहद रोमांचक और नाटकीय दौर में चलते हैं। 1320 से 1526 तक का ये वो वक्त था जब आसमान छूती महत्वाकांक्षाएं थीं, कुछ ऐसी रणनीतिक गलतियां हुई जिनका कोई हिसाब नहीं, और अंततः एक विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस पूरे पतन को समझने के लिए हम इस विश्लेषण अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी तुगलक वंश की महत्वाकांक्षा और उनके विफल प्रयोगों से, फिर निर्माण कार्य, तैमूर का कहर, पहले अफगान राज्य की स्थापना, और आखिर में
पानीपत के मैदान में साम्राज्य का अंतिम पतन। अगर इस पूरे दौर को एक नज़र में देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। तुगलक वंश के दौरान साम्राज्य का जबरदस्त फैलाव और ढांचागत विस्तार हुआ, लेकिन तैमूर के विनाशकारी हमले के बाद सैयद काल में सब कुछ बिखरने लगा। और फिर मुगलों की एंट्री से ठीक पहले लोदी वंश ने इस डूबते जहाज को बचाने की एक आखिरी जोरदार कोशिश की। अध्याय 1, तुगलक वंश और महत्वाकांक्षा का युग। आइए इस दौर की शुरुआत करते हैं, जो अद्वितीय योजनाओं और विशाल निर्माण परियोजनाओं के साथ शुरू हुआ था। इस साम्राज्य के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक बड़े ही प्रैक्टिकल इंसान थे। जरा सोचिए, 1320 में उन्होंने अमीरों की जमीनें लौटाईं, पहली बार सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का जाल बिछाया और दिल्ली के पास एकदम रोमन स्टाइल का शानदार तुगलकाबाद किला बनवाया। लेकिन विडंबना देखिए, 1325 में उनका अंत बड़ा ही दर्दनाक रहा। अपने ही बेटे जूना खान द्वारा उनके स्वागत के लिए बनवाए गए एक भव्य लकड़ी के महल के गिरने से वो उसी के नीचे दबकर चल बसे। अध्याय 2, मोहम्मद बिन तुगलक और विफल प्रयोगों का युग। गयासुद्दीन का वो दुखद अंत इतिहास के सबसे जटिल और रहस्यमयी किरदारों में से एक के लिए मंच तैयार करता है। एक ऐसा सुल्तान जो अपने महान विजन लेकिन एकदम फ्लॉप एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व सच में बहुत विरोधाभासी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी था। एक तरफ तो वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, अमीर कोही नाम का कृषि विभाग बनाने जैसी प्रोग्रेसिव सोच रखता था, जैन मुनियों का सम्मान करता था और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान भी था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सनक, क्रूरता और जनता की तकलीफों से उसकी बेरुखी इतनी भयानक थी कि इतिहासकार बदायूनी को उसके मरने पर लिखना पड़ा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। इस सुल्तान की 4 बड़ी योजनाएं कागज पर तो मास्टर स्ट्रोक थीं, लेकिन जमीन पर पूरी तरह फेल हो गईं। पहला, 1326 में भयंकर अकाल के वक्त दोआब इलाके में टैक्स बढ़ा दिया, जिससे सीधा विद्रोह हो गया। दूसरा, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाने का फैसला इतना कष्टदायक था कि दिल्ली वालों की कमर टूट गई। तीसरा, कुबलई खान से इंस्पायर होकर तांबे और पीतल की टोकन करेंसी चलाना। ये आइडिया तो क्रांतिकारी था, लेकिन इसने अर्थव्यवस्था का ही बंटाधार कर दिया। और चौथा, रसद के बिना और कराचील के सैन्य अभियान, जो पूरी तरह विनाशकारी साबित हुए। अब इस उथल-पुथल भरे दौर का एक बहुत ही दिलचस्प बाहरी नज़रिया हमें मोरक्को के मशहूर यात्री इब्न बतूता से मिलता है, जो दिल्ली के काजी भी बने थे। उन्होंने घोड़ों पर आधारित तेज़ डाक व्यवस्था, उलूक और पैदल धावकों के नेटवर्क दावा का जिक्र किया है। और पता है, ये सिस्टम इतना कमाल का था कि इसके जरिए खुरासान से ताज़े फल सीधे सुल्तान तक पहुंच जाते थे। इसके अलावा उन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक परंपराओं का भी आंखों देखा हाल लिखा है, जिसके लिए सुल्तान की परमिशन लेना जरूरी होता था। अध्याय 3, फिरोज शाह तुगलक, कल्याण और निर्माण। ये वो वक्त था जब साम्राज्य ने अपना फोकस युद्ध और विजय से हटा लिया और पूरी तरह से स्थायित्व और पब्लिक वेलफेयर की तरफ मुड़ गया। 1351 से 1388 के बीच के इस दौर को आप इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वर्ण युग कह सकते हैं। फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर जैसे करीब 300 नए शहर बसाए, खेती के लिए 5 बड़ी नहरों का एक विशाल जाल बिछाया। और सबसे अनोखी बात, उन्होंने टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 प्राचीन स्तंभों को बहुत ही हिफाजत के साथ दिल्ली लाकर इतिहास को सहेजने का एक बेहतरीन प्रयास किया। अगर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने 24 तरह के सिरदर्द वाले टैक्स खत्म कर दिए और रेवेन्यू सिस्टम को एकदम सिंपल बना दिया। सिर्फ 4 इस्लामी कर रखे गए: खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। साथ ही सिंचाई पर 1/10वां हिस्सा टैक्स लगाया। हालांकि जजिया को कट्टरता से ब्राह्मणों पर भी लगा दिया गया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने वेलफेयर डिपार्टमेंट्स यानी दीवान बनाए, जैसे विधवाओं और अनाथों की मदद के लिए दीवाने खैरात और लगभग 1,80,000 गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान बनाया गया। तुगलक दरबार की एक और खास बात थी संस्कृत ज्ञान और फारसी साहित्य का अद्भुत संगम। जिया नक्शबी का तूत्तीनामा, अजीजुद्दीन किरमानी का दलाइल फिरोज शाही, जिसमें कांगड़ा से मिले 1300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद था, और खुद सुल्तान की लिखी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही इसके जीते जागते सबूत हैं। अर्थव्यवस्था में भी नए प्रयोग हुए। चांदी और तांबे को मिलाकर अद्धा और बेख नाम के सिक्के भारी तादाद में ढाले गए। अध्याय 4, तैमूर का कहर और साम्राज्य का बिखराव। खैर, ये स्थिरता हमेशा के लिए नहीं थी। जल्द ही एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी।
सबसे घातक चोट लगी 1398 में, जब तुगलक वंश के आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय तैमूर ने दिल्ली पर भयानक हमला किया। कभी पूरे भारत में फैला ये साम्राज्य सिमटकर बस दिल्ली से पालम तक रह गया। इस उथल पुथल का फायदा उठाकर जौनपुर जैसे इलाके मलिक सरवर के नेतृत्व में आज़ाद हो गए, और फिर तैमूर के ही एक नुमाइंदे खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की नींव रखी। दिलचस्प बात यह है कि खिज्र खान ने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा, बल्कि रैयत आला की उपाधि से ही राज किया। अध्याय 5 लोदी वंश और प्रथम अफगान राज्य। यह दिल्ली सल्तनत को फिर से जिंदा करने की एक आखिरी और दमदार कोशिश थी, जो अपने साथ कई बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव लेकर आई। 1451 में जैसे ही बहलोल लोदी गद्दी पर बैठे, भारत में पहला अफगान राज्य स्थापित हो गया, और इसके साथ ही दरबार का पूरा माहौल ही बदल गया। तुर्कों के एकाधिकार को खत्म करके बराबरी की अफगान साझेदारी शुरू हुई। सुल्तान अपने सरदारों को अपने बराबर मानता था, उन्हें मसनद-ए-अली कहकर बुलाता था और उनके सम्मान में खुद भी खड़ा रहता था। साथ ही उन्होंने बहलूली नाम के सिक्के चलाए, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को ऐसी मजबूती दी कि वो लंबे समय तक व्यापार का मुख्य हिस्सा बने रहे। इसके बाद आते हैं उनके उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी। उनका व्यक्तित्व भी बड़े अजीब विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ तो वो कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने 1504 में आगरा शहर बसाया और जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी नाम का एक नया स्टैंडर्ड पैमाना लागू किया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी धार्मिक नीतियां बेहद कट्टर थीं, जैसे नगरकोट की मूर्ति तोड़ना या महिलाओं को मज़ारों पर जाने से रोकना। फिर भी ये कितनी हैरानी की बात है कि वो दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने हिंदुओं के त्योहार होली में हिस्सा लिया, आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से करवाया और तौर गुलरुखी नाम से बेहतरीन कविताएं भी लिखते थे। अगर हम इन 200 सालों के शासन को एक साथ रखकर देखें तो लीडरशिप के तरीकों में एक बड़ा शिफ्ट नजर आता है। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां जहां बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और सजा देने वाली थीं, वहीं फिरोज शाह का अप्रोच काफी डिफेंसिव और पब्लिक वेलफेयर वाला रहा। और आखिर में सिकंदर लोदी के समय में हमें सख्त प्रशासनिक कंट्रोल के साथ साथ एक बहुत ही मिश्रित धार्मिक नीति देखने को मिलती है। ये बदलाव हमें बताता है कि साम्राज्य की जरूरतें और चुनौतियां कैसे बदल रही थीं। अध्याय 6 पानीपत का युद्ध और साम्राज्य का अंत। हम आ पहुंचे हैं इतिहास के उस सबसे नाटकीय मोड़ पर, जहां अंदरूनी टूट-फूट ने एक ऐसी बाहरी शक्ति को बुलावा दे दिया जिसे रोकना नामुमकिन था। हुआ यूं कि इब्राहिम लोदी का अपने ही अफगान सरदारों के साथ बर्ताव बहुत सख्त था। इसका नतीजा ये हुआ कि दौलत खान लोधी और इब्राहिम के अपने चाचा आलम खान ने बाबर को भारत पर हमले का न्योता दे दिया। फिर आया वो निर्णायक दिन 21 अप्रैल 1526। पानीपत के मैदान में बाबर की एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स और उसके तोपखाने ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के परखच्चे उड़ा दिए, और इसी के साथ 320 सालों से चला आ रहा दिल्ली सल्तनत का वो लंबा दौर एक हिंसक अंत पर आकर रुक गया। भले ही 1526 में दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गया। जरा सोचिए, इस साम्राज्य की राख से ही एक नई शुरुआत कैसे हुई। आगरा जैसे उभरते हुए सांस्कृतिक केंद्र, गजे सिकंदरी जैसा प्रशासनिक टूल जिसने आगे चलकर खुद अकबर के रेवेन्यू सिस्टम को इंस्पायर किया, और गंगा जमुनी तहजीब का वो खूबसूरत भाषाई संगम, क्या इन्हीं सब ने मिलकर उस मजबूत नींव का काम नहीं किया जिस पर तुरंत ही एक गौरवशाली मुगल साम्राज्य खड़ा हो गया। सच में किसी साम्राज्य के पतन में ही एक नए युग के निर्माण के बीज कैसे छिपे होते हैं, ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। चलिए आज का ये विश्लेषण